पूरा 24 के बाद आज हम बढ़ने जा रहे हैं 4 साल के बाद एक और महत्वपूर्ण घटनाक्रम हो गया, और वो महत्वपूर्ण घटनाक्रम क्या है? HRA के नाम में एक वर्ड, एक लेटर जुड़ जाएगा, HSRA हो जाएगा। एस क्या है? सोशलिस्ट, सोशलिस्ट क्या है? समाजवादी। ठीक है, तो यहां पर एक महत्वपूर्ण चीज। अच्छा, मैं करीब आ गया था 10-12 मिनट पहले आज, तो मुझे यहां पर मिल गया स्टूडियो, तो मैंने कुछ ड्रॉ कर लिया है। 2-3 स्लाइड्स तो मैंने पहले सोचा कि टाइम बचाने के लिए इसको मैं कर डालूं। तो ये क्या पहला आज जो हम ट्रांजिशन देखने जा रहे हैं, जो ये मैंने ड्रॉ कर दी थी, तो अब इसी से देख लेते हैं हम लोग। ये 4 साल के बाद में HRA में एक वर्ड जुड़ जाता है, एक नया शब्द जुड़ जाता है, सोशलिस्ट, समाजवादी, और ये पूरे के पूरे क्रांतिकारी आंदोलन का एक नया युग शुरू हो जाता है, एक शब्द की वजह से। क्यों? ऐसा क्या है इस शब्द के भीतर? इसको समझने के लिए हमें क्रांतिकारी आंदोलन के 3 जो है अलग अलग हिस्सों को देखना पड़ेगा। कल हमने बात की थी कि कैसे HRA भिन्न है 1924 से पहले की क्रांतिकारी घटनाओं से। 4 चीजें थी। अगर हम 1924 यानी HRA के पहले जाएं तो क्रांतिकारी आंदोलन का कोई सुनियोजित लक्ष्य नहीं था। क्या हासिल करना चाहते हो? पता नहीं। अंग्रेजों को मार देना है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को मार देना है, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस को मार देना है, किसी गवर्नर को मार देना है, वायसराय की बग्गी पे बम फेंक देना है। ऐसी क्रांतिकारी गतिविधियां, बहुत वीरता की आवश्यकता है, लेकिन लक्ष्य नहीं पता। इससे क्या हासिल होगा? अंग्रेज डर जाए, इतना ही। यहां कोई सुनियोजित लक्ष्य नहीं था, लेकिन HRA एक लक्ष्य लेकर आ रहा है। क्या? अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका की तर्ज पर भारतीय संघ की स्थापना करनी है, यह उनका लक्ष्य आ गया। और यह बड़ी बात है, HRA की का बड़ा कंट्रीब्यूशन है। 24 से पहले धार्मिकता का पुट बहुत है, धार्मिकता का पुट है। काली माता की पूजा बंगाल के अंदर हो रही है। क्रांतिकारियों को उसके सामने कहा जा रहा है कि बलि चढ़ा करके पहले आप तब जो है प्रतिज्ञा लीजिए गोपनीयता की। ठीक है, जो प्रतिज्ञा ली जाती है, अग्नि की प्रतिज्ञा लीजिए। उत्तर भारत के अखाड़ों में बजरंगबली की प्रतिज्ञा करें, सबकी पूजा ठीक है, लेकिन यहां पर जब हम कोई ऐसा काम करने वाले सामूहिक, तो वहां केवल अगर इतने सारे धार्मिक संस्कार ले आएंगे तो कोई मुसलमान उसमें कैसे आएगा? तो ये जो चरण है, इसमें एक नाम है, एक मुसलमान है जो गया है क्रांतिकारी आंदोलन में, लेकिन वो कहते हैं कि वहां का क्रांतिकारी आंदोलन, उसमें हिंदू धार्मिकता इतनी ज्यादा है कि कोई मुसलमान की वहां जगह नहीं बन पाई। कौन है वो? सवाल आ जाएगा कि निम्न में से कौन से महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पहले क्रांतिकारी आंदोलन से जुड़े हुए थे? और 4 नाम दे दिए। एक नाम दे दिया सुभाष चंद्र बोस, सब कहेंगे हाँ धड़ाधड़ यही जुड़े रहे होंगे, गलत। दूसरा दे दिया जवाहरलाल नेहरू, कोई कह सकता है यार हो सकता है कभी प्रयोग के लिए गए ही हो। तीसरा नाम दे दिया उन्होंने मौलाना अबुल कलाम आजाद, सब कहेंगे हाँ पता नहीं ज्यादा इनके बारे में, यही है भाई मौलाना अबुल कलाम आजाद। ठीक, पहले क्रांतिकारी आंदोलन में गए, कहां से थे? बंगाल से, तो बंगाल के क्रांतिकारी आंदोलन में गए, उसके बाद उनकी बात वहां बनी नहीं। तो यहां क्या है? धार्मिकता का पुट है। यहां क्या है? 24 में HRA बन गया है, आर्य समाज का प्रभाव है, लेकिन धर्मनिरपेक्षता की ओर बढ़ गए। इसलिए राम प्रसाद बिस्मिल कट्टर आर्य समाजी, और उनके सबसे विश्वस्त सहयोगियों में कौन? अशफाक उल्लाह खान, हिंदू और मुसलमान। बिस्मिल कट्टर आर्य समाजी, अशफाक कट्टर 5 वक्ती नमाजी, 5 वक्त नमाज पढ़ रहे हैं। एक धार्मिक हिंदू है, एक धार्मिक मुसलमान है, दोनों साथ मिलकर काम कर रहे हैं। और प्यार कैसा कि एक बार अशफाक बीमार पड़े, हल्का सा बेहोशी में चले गए, राम राम, तो घर वालों को लगा भाई क्या कहना चाहिए था, अल्लाह अल्लाह, कहने लगा राम राम। आर्य समाजियों चक्कर में पड़ गया, लगता धर्म वरम बदल लिया। पता ये चला किसी क्रांतिकारी साथी ने कहा कि राम प्रसाद बिस्मिल को राम कहते हैं, राम को बुला रहे हैं। भाई बिस्मिल आए, तबीयत ठीक हुई, अशफाक ने बताया इन्हीं को बुला रहे थे। ऐसा प्रेम। तो यहां क्या हो रहा है? धर्मनिरपेक्षता की ओर बढ़ रहे हैं। तीसरी चीज, 24 के पहले अखिल भारतीय नेटवर्क नहीं बना पा रहे हैं। ये पहला प्रयास है अखिल भारतीय संगठन बनाने का, जहां बंगाल, पंजाब, बिहार, उत्तर प्रदेश सबके क्रांतिकारी एक साथ आएंगे। विचारधारा बन नहीं पा रही है, लेकिन विचारधारा की जरूरत महसूस हो रही है कि भाई विचारधारा होनी चाहिए। ये विचारधारा का हिस्सा है। उद्देश्य तब बनता है जब विचारधारा बनती है, तो विचारधारा की जरूरत अभी महसूस की जा रही है। लेकिन असल कहानी जो तीसरा चरण शुरू होता है वो है 1928 HSRA, मैंने कहा ना समाजवाद। और यहां जैसे ही समाजवाद आता है वैसे ही मामला पलट जाता है। HSRA कब बना? 1928। ठीक है, 1928 में, 1928 में बना। और कहां बना? HRA कहां बना था? क्या बताया था? कानपुर। और ये कहां बना? दिल्ली। दिल्ली में कहां? एक जगह है पुरानी दिल्ली के पास, फिरोज शाह कोटला। फिरोज शाह कोटला एक क्रिकेट स्टेडियम भी है, वहां बहुत सारे क्रिकेट मैचेस आयोजित होते रहे हैं। तो फिरोज शाह कोटला का जो रिमेन्स है, ऐतिहासिक जगह है, वो फिरोज शाह तुगलक से जुड़ी हुई। और फिरोज शाह कोटला में देश भर के क्रांतिकारी आए, इकट्ठे हुए, और उन्होंने कहा कि HSRA बनाएंगे, सुनियोजित समाजवादी क्रांति करनी है। यानी ऐसा नहीं है कि आज कुछ कर रहे हैं कल कुछ कर रहे हैं, हमारे पास एक योजना है, सुनियोजित, अच्छे से हमने उसका नियोजन कर लिया है। तो हमें क्या करना है? सुनियोजित समाजवादी क्रांति करनी है। क्रांति का ये दर्शन कहां से आ रहा है? क्रांति का दर्शन सोवियत क्रांति। ठीक है, ये हमें क्या ध्यान रखना है? क्रांति का दर्शन कहां से निकल के आ रहा है? सोवियत क्रांति से। ठीक है, सोवियत क्रांति से। और सोवियत क्रांति का मतलब हुआ करता था, सोवियत क्रांति का मतलब हुआ करता था सर्वहारा की तानाशाही। ये जब हम लोग क्रांति पढ़ेंगे, जब विश्व इतिहास पढ़ रहे होंगे, तब हम लोग इस पर बात करेंगे। ठीक है, पहली चीज, क्रांति का दर्शन कहां से आ रहा है? सोवियत क्रांति से। सोवियत संघ में कब क्रांति हुई है? 1917 में क्रांति हुई है। और जब ये सोवियत क्रांति आई है, तो सोवियत क्रांति का लक्ष्य था सर्वहारा
आरा की तानाशाही, ठीक है। और अब केवल क्रांतिकारी गतिविधियां नहीं करनी है, किसान, मजदूर, युवा, छात्र, सबको एकजुट करना, इकट्ठा करना है इस क्रांति के लिए। तो ये क्रांति कहां से आ रही है? सोवियत क्रांति से, ठीक है। सांप्रदायिकता का विरोध और दृढ़ धर्मनिरपेक्ष विचार आ रहा है। भगत सिंह कह रहे हैं कि भैया नास्तिकता की तरफ चले जाओ, और उन्होंने एक लेख लिखा, ठीक है। भगत सिंह का एक लेख है, मैं नास्तिक क्यों हूं। नास्तिक कौन होता है? जो भगवान में जिसका विश्वास ना हो। तो भगत सिंह जो इस पूरे दौर के सबसे बड़े चमकते हुए सितारे हैं, वो तो चले गए हैं नास्तिकता की ओर और सांप्रदायिकता का विरोध भी कर रहे हैं। तो एक और लेख लिख रहे हैं, सांप्रदायिकता का इलाज, सांप्रदायिकता का इलाज। कह रहे सांप्रदायिकता एक बीमारी है, इसका इलाज ढूंढना पड़ेगा। लेख किसने लिखा? भगत सिंह ने। तो भगत सिंह बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अखिल भारतीय नेटवर्क की बात आप लोग समझ ही गए। समाजवाद की विचारधारा, जब हम विचार की बात करें या विचारधारा की बात करें, तो यहां पर समाजवाद की विचारधारा आ गई। तो क्या होगा? वर्ग शोषण का अंत, वर्ग शोषण का अंत। जैसे पूंजीपति, पूंजीपति जो है श्रमिकों का शोषण करते हैं, जमींदार कृषकों का शोषण करते हैं, इसलिए इन सबके शोषण का हम अंत कर देंगे, यानी वर्ग शोषण का अंत करेंगे। और वर्ग शोषण का अंत करने के लिए हमें पूंजीवाद का विनाश करना होगा। तो ये क्या हुआ कि पूरा क्रांतिकारी संगठन यहां पर 1928 में बन रहा है, HSRA। अब पूछोगे नेता कौन है? नेता आप बहुत सारे नेता इसके जानते ही जानते हैं, ठीक है। तो चलो अब आगे बढ़े, इसके पहले जरा यहां से लिखना शुरू कर दो, HRA के आगे बढ़ो, एक हेडिंग डालो, HRA से HSRA, HRA से HSRA। इस हेडिंग में लिखो, इस हेडिंग में लिखो 1924 में बना HRA। डायग्राम तो तुम लोगों ने बना लिया होंगे, वरना भी साथ में बनाते चलना। 1924 में बना HRA काकोरी षड्यंत्र के बाद बुरी तरह कुचल दिया गया, बुरी तरह कुचल दिया गया। उन्नीस सौ अट्ठाईस में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में, दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में देश भर के क्रांतिकारियों की बैठक हुई और HRA में सोशलिस्ट, HRA में सोशलिस्ट शब्द जोड़कर HSRA का गठन किया गया, का गठन किया गया। अगला पॉइंट लिखो, ये वाली ऐसे बना लो डायग्राम जैसा, 30 सेकंड दे रहा हूं, उसको तो बना ही डाला होगा। कर डालो जल्दी से, चलो नेक्स्ट स्लाइड। इसको इसी तरीके से जरा टाइप कर डालो जो मैंने तुमको अभी बताया कि कैसे विचारधारा बन रही। तो इस पूरे इसको यहीं पर ऐसे लिख डालो जैसे मैंने अभी लिखा है। 1 मिनट दे रहा हूं, 1 से 1.5 मिनट आराम से लिख लो, कोई जल्दी नहीं, और मैं हट भी जाता हूं, ठीक। अच्छा रुको, हट के उधर चला जाऊं, वरना अभी पीटी लिखेगी या कोई बच्चा लिख देगा कि सर हट जाइए। चलो जल्दी जल्दी से कर डालो। ठीक है, तुम क्रमशः मत लिखना, तुम्हारे पास तो जगह है, तुम पूरा लिख डालना, क्रमशः यहां पे लिखने की जरूरत तुमको नहीं है। चलो मैं मान रहा हूं कि लिख लो जल्दी से, बताओ मुझे, इतना टाइम काफी है लिखने के लिए, 30 सेकंड और। हाँ
नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड, ऐसे लिख डालो। चल 30 सेकंड और फिर लिख लो जल्दी से। चलो अब लिखते हैं। अब ये जो डायग्राम है इसके नीचे लिखो, पहला पॉइंट लिखो, बुलेट पॉइंट। HSRA का गठन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण पड़ाव सिद्ध हुआ, पड़ाव सिद्ध हुआ। क्रांतिकारी आंदोलन में व्यक्तिगत हिंसा क्या थी कि भाई किसी को गए, किसी को मार दिया, ठीक है। व्यक्तिगत हिंसा की जगह सुनियोजित समाजवादी क्रांति ने ले ली। सुनियोजित समाजवादी क्रांति ने ले ली। भारतीय राजनीति में सोवियत क्रांति, ब्रैकेट में लिखना 1917, जब वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे तब विस्तार से पढ़ेंगे। भारतीय राजनीति में सोवियत क्रांति, ब्रैकेट में 1917, और समाजवाद का प्रभाव क्रांतिकारी आंदोलन पर जबरदस्त ढंग से दिखाई पड़ा। क्रांति का उद्देश्य भारत में किसान, मजदूर, छात्र एवं युवा को संगठित कर सर्वहारा की तानाशाही स्थापित करना था। और यहीं पर एक ब्रैकेट, एक वो बना लो बॉक्स जिसमें लिखो सर्वहारा। समाज का, सर्वहारा डैश लगाओ, समाज का मेहनत कश वर्ग, यानी मेहनत मजदूरी करने वाला वर्ग, समाज का मेहनत कश वर्ग जैसे श्रमिक एवं कृषक, मजदूर और किसान, ठीक है, ये मेहनत कश वर्ग कहे जाते हैं। तो अब सर्वहारा क्या है, बुर्जुआ क्या है, पूंजीवाद क्या है, इन पर सब पर बाद में बात होगी, क्योंकि उसका संदर्भ जब आएगा तब बात होगी। लेकिन अभी मैंने बता दिया सर्वहारा की तानाशाही। रूसी क्रांति में ये कहा जा रहा है कि श्रमिकों का, किसानों का जो है ना बोलबाला होगा, वही राज्य चलाएंगे, और वो जब राज्य चलाएंगे तो तानाशाही होगी उनकी, यानी इतनी बड़ी जनसंख्या जो किसान और मजदूरों की है उनके हक में चलेगा राज। अब ये आदर्श था, आदर्श पूरा हुआ नहीं हुआ वो अलग कहानी है, लेकिन कम से कम ये बात आ गई, ठीक है। अगला लिखो, क्रांतिकारी आंदोलन अब समाजवादी होने के साथ साथ धर्मनिरपेक्ष भी हो गया, ठीक है। और सांप्रदायिकता का विरोध उसकी पहचान बन गई। अगला पॉइंट लिखना, पहले की क्रांतिकारी गतिविधियों से भिन्न HSRA का उद्देश्य जनता के बीच क्रांतिकारी आंदोलन का प्रचार प्रसार करना था, ठीक है। हालांकि बेचारे ऐसा कर पाते, उसके पहले ही पूरी तरीके से दमन हो गया। कैसे हो गया वो देखेंगे हम लोग। चाहते यही थे
भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, बटुकेश्वर दत्त, भगवती चरण वोहरा, चंद्रशेखर आजाद, ठीक है ना, ये सब चाहते थे कि जनता तक हम अपना उद्देश्य पहुंचा सके कि हम करना क्या चाहते हैं, लेकिन वो उद्देश्य पहुंच नहीं पाए। और जब वो पहुंच पाया तब तक सारे लोग मतलब एक तरीके से शहादत की कगार पे खड़े थे, मौत की कगार पे नहीं। फर्क है भाई मौत में और शहादत में, मृत्यु और बलिदान में फर्क होता है। मृत्यु आ जाती है, बलिदान दिया जाता है, मौत आ जाती है, ठीक है, शहादत दी जाती है। मुझे पता है मर जाऊंगा, लेकिन मर जाऊंगा। क्रांतिकारियों ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, ठीक है, वो तुम लोग जानते हो किस तरीके से कहानियां हैं। लेकिन मैंने यहां क्या कहा कि अब उनका प्रचार प्रसार करना उद्देश्य है। एक सवाल जो सीधा बन सकता है, बाकी सब तो कंसेप्चुअल सवाल यहां पर है। एचएसआरए का सबसे बड़ा नेता कौन है, सर्वोच्च नेता कौन है? सर्वोच्च नेता को कहा जाता था कमांडर इन चीफ। तो आप कहोगे भगत सिंह, नहीं। लिखो अगला पॉइंट, चंद्रशेखर आजाद एचएसआरए के सर्वोच्च नेता या कमांडर इन चीफ, सर्वोच्च नेता या कमांडर इन चीफ थे। अन्य महत्वपूर्ण नेताओं के नाम इस प्रकार हैं, डैश लगाओ, भगत सिंह, ब्रैकेट में लिख दो क्रांतिकारी आंदोलन के बौद्धिक नेता। बाप रे बाप, पढ़ डालना बेटा भगत सिंह के बारे में। 23 साल की उम्र में भगत सिंह फांसी के फंदे पर चढ़ गए। उसके पहले जितना भगत सिंह ने सोच लिया, उनसे तकरीबन 20 साल बड़ा होने के बावजूद मैं सोचता हूं कि कैसे सोच लिया। मतलब दुनिया के, मतलब मैं मानूंगा कि सबसे बड़े बुद्धिजीवियों में से एक बुद्धिजीवी भगत सिंह। आश्चर्य होता है कि कैसे कोई इतना पढ़ लेता है और कौन कैसे इतना लिख लेता है और इतना सोच लेता है और 23 साल की उम्र में जान भी दे देता है। कभी कभी लगता है यार काहे जिंदा है, ठीक है, शर्म लगती है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि भगत सिंह के बारे में पढ़ो। ओवरकोट पहनते थे लंबा, हर ओवरकोट की जेब में किताब होती थी, हर समय पढ़ते रहते थे। पता नहीं पढ़ने की कितनी भूख थी। यानी कि समझ लो तुम यहां तक जब इनको फांसी के लिए वो जेल में पुलाने आया जेलर, तो ये किताब पढ़ रहे हैं। किताब का नाम है रेवोल्यूशनरी लेनिन। लेनिन कौन है? सोवियत क्रांति के महानायक, उसके नेता, ठीक है ना। तो उसको ड्रामेटाइज कर दिया है, लेकिन बात ये सच है कि भगत सिंह को पता है कि हमको अब जेल, और सुबह पहले ये था कि सुबह फांसी होगी, तो अंग्रेजों ने सोचा कि सुबह फांसी की भनक लग जाएगी, ऐसा ना हो बवाल हो जाए, तो शाम को ही फांसी दी गई। आमतौर पर फांसी सुबह दी जाती है, सुबह, लेकिन फांसी शाम को दी गई। तो अचानक वो बुलाने आया, उनको पता है कि फांसी प्रीपोन हो गई, हमको बुलाने आएगा। अगला किताब पढ़ रहा है। यार यहाँ तो क्या पता चला आपको 3 साल बाद फांसी दी जाएगी। आज से रोने लगते हैं, अब क्या जिंदा रहने का फायदा यार, मर ही जाएंगे, क्या पढ़ना, क्या लिखना, क्या खाना, क्या पीना, ठीक है, सब ऐसा नौटंकी चलने लगेगा। और उनको फांसी के फंदे पे ले जाया जा रहा है, वो पढ़ रहे हैं। ये बौद्धिक नेता है भगत सिंह, क्रांतिकारी आंदोलन के बौद्धिक नेता। कौन? सुखदेव। सुखदेव ब्रैकेट में लिखना बेहतरीन संगठनकर्ता। सुखदेव को संगठन बहुत तेजी से बनाना आता था, संगठनकर्ता। कौमा राजगुरु, कौमा बटुकेश्वर दत्त, कौमा भगवती चरण वोहरा। फिर जिनका मैं नाम ले रहा हूं ना, ये क्रांतिकारियों के बीच में सबकी भाभी हैं, और फिर वो देश की भाभी बन गई। हमारा देश जानता ही नहीं अपने महानायकों के बारे में। दुर्गा भाभी, जब सॉन्डर्स की हत्या की तो उसके बाद में भगत सिंह को लेकर के निकलना था। भगत सिंह इनके पति बने, और छोटा बच्चा था शची, और दुर्गा भाभी उनकी पत्नी बनी। भगवती चरण वोहरा की पत्नी है, भगत सिंह की पत्नी बनी, और उन्होंने हैट वैट पहना भगत सिंह ने, और वहां से निकले। बहादुर महिला, इतनी बहादुर कि बाप रे बाप, जब ये सबको जेल हो गई और चंद्रशेखर आजाद शहीद हो गए, तो बंबई में किसी की हत्या करने पहुंच गई। किनकी हत्या करने पहुंच गई वो अभी कहानी में आगे बाकी है, लेकिन एक से एक महान लोग, ठीक है। अगला नाम है दुर्गा भाभी, भगवती चरण वोहरा। उसके बाद दुर्गा भाभी। दुर्गा भाभी किसकी पत्नी है? ब्रैकेट में लिख लो क्योंकि ये सवाल हो सकता है। भगवती चरण वोहरा की पत्नी, ब्रैकेट में, कौमा शिव वर्मा। नाम लिख लो क्योंकि कभी भी ऐसे पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन एचएसआरए से संबंधित है या नहीं है, ठीक है। राम प्रसाद बिस्मिल एचआरए से संबंधित है। एसआरए के बनने से पहले, एचएसआरए के बनने से पहले नहीं रहे। अशफाक भी नहीं रहे, रोशन सिंह भी नहीं रहे, ठीक है, और राजेंद्र लाहिड़ी भी नहीं रहे। शिव वर्मा, कौमा यशपाल, मनमथनाथ गुप्त, मनमथनाथ गुप्त, कौमा हंसराज बोहरा आदि, हंसराज बोहरा आदि, ठीक है। ये कौन है? ये इनके नेता हैं। अब जरा एक चीज हम लोग देख लेते हैं जो थोड़ी महत्वपूर्ण है। जरा क्रांतिकारी साहित्य पर एक नजर डाल दो, और इसमें मैंने पहले का भी साहित्य रखा हुआ है। युगांतर संगठन था, आपने पढ़ा है। बरिंद्र कुमार घोष उससे जुड़े हुए थे, अरविंद घोष के भाई, ये भी आपने पढ़ा है।
युगांतर नाम से एक पत्रिका निकलती थी, उसके संपादक है बरिंद्र कुमार घोष। जो बड़े भैया हैं यानी अरविंद घोष, वो पत्रिका निकाल रहे हैं कर्म योगिन। ठीक है, श्याम जी कृष्ण वर्मा के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, लंदन में इंडिया हाउस बनाया श्याम जी कृष्ण वर्मा ने, याद है ना, जो विदेशों में क्रांतिकारी गतिविधियों की हम लोग बात कर रहे थे, अभिनव भारत, विनायक दामोदर सावरकर, तब बात की थी ना, याद करो। और वहां भी लिखा था, यहां भी लिखो, द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट। उसके बाद बाल गंगाधर तिलक, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि तिलक है तो कांग्रेस के नेता, लेकिन लिखते ऐसा है कि युवा जो है वो समझ जाते हैं कि वो क्या कह रहे हैं और वो फिर अंग्रेजों पे हमला करते हैं। कर्म करो फल की चिंता ना करो, निष्काम कर्म। ठीक है, शरीर तो नश्वर है लेकिन आत्मा नश्वर है, आत्मा जीवित रहेगी तो आत्मा जीवित रहे, शरीर मिटा दो। ठीक है, तो गीता रहस्य नाम से किताब लिखी है तिलक ने। और चूंकि गीता पर ऐसा हुआ है कि गीता पे कई लोगों ने लिखा है, 3 महत्वपूर्ण नाम यहां तुमको मैंने दे दिए, गीता पर लिखे गए अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथ। गीता रहस्य मैंने फिर यहां जोड़ दिया ताकि तीनों एक लाइन में दिख जाए। ये गांधी जी ने लिखा गीता पर अनासक्ति योग के नाम से। आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि गीता पर गांधी जी द्वारा लिखी गई पुस्तक का शीर्षक है, और उसमें आपको पूछ दिया जाए गीता रहस्य, अनासक्ति योग, गीताई, भगवत गीता, तो आपको सही जवाब यहां से मिल जाएगा, अनासक्ति योग। तुम कहोगे यार ये तो कोई योग से संबंधित किताब है, नहीं, गांधी जी के गीता पर टीका है। गीता पर गांधी जी के शिष्य है ना विनोबा भावे, उन्होंने लिखा है गीताई। गीताई, तो गीताई भी आपको ध्यान रखनी है। मैंने अभी आपको बताया सचिंद्र नाथ सान्याल, बंदी जीवन, और उसके बाद एक सवाल जो पूछा भी गया है, भगवती चरण बोहरा, बम का दर्शन, HSRA का घोषणा पत्र ये था। ऐसा हुआ, गांधी जी ने एक लेख लिखा, द कल्ट ऑफ बॉम्ब, बम पंथ। ठीक है ना, एक तरीके से उसको कहें हम लोग कि बम का जो पंथ है, द कल्ट ऑफ बम, वो गांधी जी ने लेख लिखा। उसके जवाब में भगवती चरण बोहरा ने लिखा बम का दर्शन, और यही HSRA का घोषणा पत्र बन गया। ये भगत सिंह ने नहीं लिखा है, ये बहुत सारी जगहों पर लिखा हुआ है, भगत सिंह ने इसमें संशोधन किए हैं, लेकिन लेखक कौन है, भगवती चरण बोहरा, ये आपके प्रीलिम्स के हिसाब से ध्यान रखना है। लेकिन यहां पर मैं जो कहूंगा कि आपको देख लेने चाहिए भगत सिंह के महत्वपूर्ण ग्रंथ, ध्यान रखना है। एक काव्य संग्रह है, उसकी भूमिका लिखी है, तो उसको कहते हैं ड्रीमलैंड की भूमिका। अभी बताया मैं नास्तिक क्यों हूं, और मैं नास्तिक क्यों हूं, बड़ा जबरदस्त ग्रंथ इसलिए भी है। जेलर आया, बोला तुम लोग सब बच्चे हो, जेलर भी सिख था, लाहौर सेंट्रल जेल में बंद है, कहता है कि तुम सब बच्चे हो, अब तो जीवन का अंत होने वाला, ईश्वर को याद कर लो। तो भगत सिंह कहते हैं कि नहीं, मैं कायर नहीं हूं, मैंने जब अपने पूरे जीवन में खुद पर गर्व करते हुए ईश्वर को नहीं माना, तो मैं डर के ईश्वर को नहीं मानूंगा, मैं भय से ईश्वर को नहीं मानूंगा। क्या मैं मरने वाला हूं तो मैं भगवान को याद कर लूं? नहीं याद किया भाई, क्या ये जड़ीले लोग थे, जिद्दी। मैं नास्तिक क्यों हूं, सांप्रदायिकता का इलाज, अभी इसका जिक्र आ गया। क्रांतिकारी कार्यक्रम का मसौदा, ठीक है, क्रांतिकारी कार्यक्रम का मसौदा, नौजवान भारत सभा का घोषणा पत्र, ठीक है, नौजवान भारत सभा का घोषणा पत्र। और नौजवान भारत सभा क्या है, ये एक संगठन है जो 1926 में स्थापित हुआ था। अभी इसको लिखवा देता हूं, एक यहां पर तुम लोग देख लो, नौजवानों के लिए। इसमें ये क्या करते हैं गांधी भगत सिंह क्या करते हैं, सुभाष चंद्र बोस और नेहरू जी की तुलना करते हैं और कहते हैं कि भारत के युवाओं को नेहरू जी को फॉलो करना चाहिए। क्यों? क्योंकि सुभाष चंद्र बोस भावुक राष्ट्रवादी है, भावों में बहुत बह जाते हैं, नेहरू जी भाव से नहीं बुद्धि से सोचते हैं, ये भगत सिंह का कहना था। तो नौजवानों के लिए ये आपने लिख लिया। इसमें जरा ये वाली जो स्लाइड है, इसमें एक बॉक्स बना लो, नौजवान भारत सभा के नाम पर बॉक्स बनाओ, नौजवान भारत सभा। 1926 में भगत सिंह और उनके साथियों ने नौजवान भारत सभा की स्थापना की थी, नौजवान भारत सभा की स्थापना की थी। ठीक है, इसको छोड़ दो, ठीक है, ये तो लिख ही लिया होगा। नौजवानों के लिए कुछ छूट रहा हो तो लिख लो, 1 मिनट दे रहा हूं। मैं समझता हूं तुम लोग ऐसे ही लिखते होगे, मतलब जैसे जैसे लिख दिया ऐसे लिख दिया। थोड़ा सा फॉर्मेट को बदल के जब नोट्स बनाओ ना तो बहुत आकर्षक भी लगते हैं और आपको आराम से याद भी होते हैं। ठीक है, चलो अब देखो ये जो है ये बन गया हमारा HSRA। ठीक है, अब ये सितंबर में HSRA बना सितंबर में HSRA हमारा बन गया, और अक्टूबर 28 में एक ऐसी घटना हो गई जिसकी वजह से HSRA के लोगों ने कहा कि इसका तो हमें बदला लेना पड़ेगा। हुआ क्या, अंग्रेजों ने कहा कि भारत के संवैधानिक भविष्य पर विचार करने के लिए एक कमीशन भारत जाएगा जो विभिन्न वर्गों से करेगा बातचीत। उसका नाम था साइमन
कमीशन। आपने हो सकता है गूगल पर पोस्टर देखे हो, साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ। अब ये जो स्टैट्यूटरी कमीशन, इसको ये भी कहा जाता था इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन, इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन भी कहा जाता था। प्रॉब्लम क्या हुई, भारतीयों ने इसको अपने अपमान की तरह लिया, क्योंकि इस कमीशन में एक भी भारतीय शामिल नहीं था। एक भी भारतीय को इसमें शामिल होने लायक अंग्रेजों ने नहीं समझा। इसलिए जाहिर सी बात थी कि लोगों में गुस्सा हो गया। ठीक है, अब आप क्या करने आए हो? आप कह रहे हो कि भारत के संवैधानिक भविष्य पर विचार करेंगे। इसको बनाते रहना, नोट करते रहना। भारत के संवैधानिक भविष्य पर हम विचार करेंगे, और एक भी भारतीय शामिल नहीं है। विचार क्या करना था? 1919 का एक्ट याद है ना? 1919 का एक्ट, उसमें क्या हुआ था? द्वैध शासन की स्थापना हुई थी, या आपको बताया था डायर की द्वैध शासन, याद आया ना? आरक्षित विषय, हस्तांतरित विषय, यही तो बनाया था ना। तो इसने कहा कि 1919 का एक्ट और द्वैध शासन समाप्त करेंगे, और नए एक्ट में क्या लाएंगे? उत्तरदायी सरकार, यानी पूरी तरीके से चुनी हुई सरकार। उत्तरदायी सरकार का मतलब क्या होता है? पॉलिटी आपने पढ़ा है, आपको पता है उत्तरदायी होना। लोकतंत्र में उत्तरदायी सरकार का मतलब होता है चुनी हुई सरकार। ठीक है, एक भी भारतीय शामिल नहीं है, यही तो सबसे बड़ा अपमान है। और साइमन एक अनुदार व्यक्ति है। अनुदार का मतलब क्या होता है? जो उदार ना हो, अनुदार व्यक्ति है, भारतीयों के लिए बहुत अनुदार है। उसने कहा कि भारतीय जो है इसके लायक ही नहीं है। ठीक है, लायक नहीं है। तो इसी समय में जब ये बातें चल रही थी तो भारत सचिव भी थे, वो भी बड़े अनुदार व्यक्ति थे, लॉर्ड बर्केनहेड। उन्होंने भी भारतीयों से जब आपत्ति की, भारतीयों ने कि इसमें एक भी भारतीय क्यों नहीं है, तो उन्होंने भी बड़ी बदतमीजी से बात की। तो साइमन कमीशन को लेकर के देश भर में गुस्सा है। यहां हम क्या कह रहे हैं कि हमें आत्मनिर्णय का अधिकार चाहिए, सेल्फ डिटर्मिनेशन का अधिकार चाहिए। 1927 की बात है कि भाई हम बताएंगे कि क्या करो। तो देश भर में हो गया विरोध। यहां पर विरोध की एक पृष्ठभूमि साइमन की बन गई। ठीक है, देशव्यापी विरोध चल रहा था, और इसी देशव्यापी विरोध के बीच में होता क्या है कि लाहौर में लाला लाजपत राय पर हो जाता है लाठी चार्ज। लाला लाजपत राय याद है? लाल बाल पाल, है ना, स्वदेशी आंदोलन और गरम दल का उदय। लाला लाजपत राय ही लाल हैं, बहुत बड़े नेता, बहुत सम्मानित नेता। पंजाब में जुलूस निकल रहा है, जानबूझ करके एक वहां पर ऑफिसर है स्कॉट, तो स्कॉट जो है उन पर लाठी चला देता है, और पुलिस वाले लाला लाजपत राय को बहुत पीटते हैं, सर पर चोटें लगती हैं। बाकी लोग लाला जी को कवर कर रहे हैं कि हमें लाठियां लग जाए, लाला जी बुजुर्ग है, उनको चोट ना लगे, लेकिन सर पर चोटें लग गई। अक्टूबर में लाला जी की हो जाती है दुखद मृत्यु, सिर पर लगी चोटों से। जब मृत्यु हो जाती है क्या होता है? लाला जी की मौत का बदला लेंगे। रंग दे बसंती देखिए ना, लाला जी की मौत का हम बदला लेंगे। ये कौन कहता है? क्रांतिकारी। इंटरेस्टिंग कहानी बच्चा, समझ जाओ ना तो मजा आ जाएगा तुम लोगों को इस कहानी का। लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज कौन कर रहा है? नाम है उसका स्कॉट द्वारा। ठीक है, स्कॉट द्वारा लाठीचार्ज। होता क्या है? क्रांतिकारी बदला लेने का निर्णय लेते हैं, क्रांतिकारियों द्वारा बदला लेने का निर्णय ले लिया जाता है। अब ये क्रांतिकारी कौन है? वही हमारे HSRA के लोग। और कहा जाता है कि लाला जी की मौत का बदला लेना जरूरी है। इनकी इतनी औकात अंग्रेजों की कि हमारे बुजुर्ग को मार दिया। अब देखो आजकल क्या दिखाया जाता है कि क्रांतिकारी और कांग्रेस सब एक दूसरे के खिलाफ है। नहीं है भाई, लाला जी कांग्रेसी हैं, और कांग्रेसी होने के साथ साथ लाला जी क्या है? थोड़ा हिंदूवादी रुझान रखने वाले व्यक्ति। स्वराज पार्टी अभी देखी थी ना हमने, स्वराज पार्टी में हमने देखा था प्रति उत्तरवादी। ऐसे स्वराज पार्टी के अंदर से एक धड़ा निकल के आ रहा था जो कह रहा था कि मुस्लिम लीग मुस्लिम हितों की बात करेगी तो हमें हिंदू हितों की बात करनी चाहिए। याद है ना? मदन मोहन मालवीय, लाला लाजपत राय, एनसी केलकर जैसे लोग। अब क्या था, हमने क्या देखा? अभी भगत सिंह कहते हैं कि लाला जी गलत कर रहे हैं, इस देश में धर्मनिरपेक्षता होनी चाहिए, हिंदू हित मुस्लिम हित की बात नहीं, भारतीय हित की बात होनी चाहिए। तो लाला जी का विरोध करते हैं, लाहौर में पोस्टर लगा देते हैं। रॉबर्ट ब्राउनिंग की एक कविता द लॉस्ट लीडर, उसमें कहते हैं कि चांदी के चंद सिक्कों के लिए इसने हमें बेच दिया, ये हमारा खोया हुआ नेता है, कभी हमारा नेता हुआ करता था, आज ये बिक गया। लाला जी के खिलाफ पोस्टर लगा रहे भगत सिंह वगैरह, और उन्हीं लाला जी की मौत के लिए बदला लेने जा रहे हैं। नहीं,
क्रांतिकारियों का, हम युवाओं का ये फर्ज है कि हम अपने बुजुर्ग पर हुए इस जो है अत्याचार का बदला ले और पूरे देश को ये हिम्मत दे कि अगर किसी बुजुर्ग पे हमला होगा तो हम बच्चे तैयार हैं। बहुत बड़ा मैसेज है, बहुत बड़ा। अब देखो यहां, इसको लिखो जरा, साइमन कमीशन। इस डायग्राम को बनाओ, इसके नीचे पॉइंटर लिखवाएंगे एक दो, फिर आगे बढ़ेंगे। इसका टाइम लिख दो, अक्टूबर 1928, इनकी मृत्यु हो गई। लाठीचार्ज और मृत्यु लिख देना, ठीक है, लाला लाजपत राय वाले इसमें, फिर आगे बढ़ेंगे। और ले लो टाइम, आराम से लिख लो। लिख लिया? चलो अब इसमें अगला पॉइंट लिखो। क्रांतिकारियों ने लालाजी पर लाठीचार्ज का आदेश देने वाले पुलिस अधिकारी स्कॉट की हत्या की योजना बनाई, परंतु गलती से 17 दिसंबर को लाहौर में क्रांतिकारियों की गोली से सॉन्डर्स नामक अधिकारी मारा गया। इस ऑपरेशन में सुभाष चंद्रशेखर आजाद द्वारा क्रांतिकारियों को बचाने के प्रयास में चनन सिंह नामक एक भारतीय कांस्टेबल भी मारा गया। अब था क्या है, देखो ये भारतीय पुलिस तो बनी तो सबसे सब भारतीयों से ही थी। चनन सिंह, इसने देखा गोली चला दी स्कॉट पर, इसको हुजूर पर गोली चला दी, ये लिया दौड़ा, और चंद्रशेखर आजाद गजब निशान कहा जाता था ना, उड़ती चिड़िया को छट से जो मार दे, तो उड़ती चिड़िया पे निशाना लगा लेते थे, और वाकई उनका निशाना गजब का था, मारना नहीं चाहते थे, ठीक है, मारी गोली जांग पे छट से, ठीक, फिर वो जब गिरा तो फिर उसके बाद में गड़बड़ हो गई। लेकिन चंद्रशेखर आजाद दूर खड़े होकर उनका काम ही ये था कि इस कार्रवाई में अगर किसी के पकड़े जाने की नौबत आए तो उसको बचाना है। यहीं पे होता क्या है बच्चे, ये जो क्रांतिकारी गतिविधियां होती हैं ये गुपचुप होती हैं, छुप छुप के होती हैं, ठीक है। तो जैसे चुप छुप के पिक्चर बनी, वैसे क्रांतिकारी गतिविधियों पे पिक्चर बन सकती है छुप छुप के। इसमें हल्का सा सुराग मिल गया पुलिस को तो पुलिस आपको तोड़ देगी, क्योंकि आप पुलिस को मारना चाहते हैं, पुलिस आपको मार देगी। गांधी जी ने यहीं पे आके खेल कर दिया। गांधी जी ने यह समझ लिया कि अंग्रेजों को हिंसा से नहीं हराया जा सकता, क्योंकि वो हमसे ज्यादा हिंसक है, उनके पास पुलिस ज्यादा, सेना ज्यादा, ठीक है, शस्त्र ज्यादा। तो गांधी जी ने अहिंसा को रणनीति के तौर पर अपना लिया कि बेटा हम तुमको मारने का प्रयास करेंगे नहीं तो तुम हमको कैसे मारोगे, और हम जिंदा रहेंगे तो तुमको मार ही देंगे एक ना एक दिन, ठीक है। अब चंद्रशेखर आजाद की केवल 4 फोटो हैं, केवल 4 फोटो, और चौथी और आखिरी फोटो तुम लोगों ने सबसे ज्यादा दी होगी, देखी होगी, मूंछों पे ताव। हमारी तो मूंछें नहीं है यार, ताव बेकार में दे रहे हैं, लेकिन बता रहे कि चंद्रशेखर आजाद की मूंछें। हुआ क्या कि उनका मथुरा में एक दोस्त था, उसने कहा कि देखो आजाद आज नहीं तो कल मार ही दिए जाओगे, बच्चों के तो है नहीं, कैसे लोग जानेंगे कि चंद्रशेखर आजाद कौन था। एक फोटो खींचनी है, रोज बना करते थे। फोटो क्यों नहीं खिंचाते थे, अगर फोटो कहीं स्मगल हो गई और पुलिस के हाथ पहुंच गई तो पकड़े जाएंगे। और ये तो भेष बना के टहला करते थे, कभी साधु हो गए, कभी भिखारी हो गए, कभी जो है पल्लेदार हो गए, बोझा ढोने वाले, कैसे भी बचे हुए। चंद्रशेखर आजाद को इस मामले में महारत हासिल। तो आजाद जो है नहा के निकले और उनकी जो पिस्टल है वो टेबल पे रखी हुई थी, आकर के निकले जैसे यहाँ बाथरूम से, वैसे वो कैमरा वहीं सेट किए बैठा था दोस्त, मथुरा में फोटोग्राफर था। उसने कहा खींच रहा हूं, तो बोले रुक जाओ, अच्छा मूंछों पे ताव तो देने दो। जैसे उन्होंने मूंछों पे ताव दी, उसने फोटो खींच लिया। चौथा और आखिरी फोटो है। खैर, तो मैं क्या कह रहा था कि ये यहाँ पर
गलती से मारा गया सॉन्डर्स, क्या होगा? भयानक दमन चक्र। फिर से, तो अगला पॉइंट लिखो, ब्रिटिश पुलिस पर हुए इस हमले के बाद एक बार फिर से भयानक दमन चक्र चला, भयानक दमन चक्र चला। ठीक है, और क्रांतिकारी आंदोलन का चलना लगभग असंभव हो गया। अगला पॉइंट, एचएसआरए के क्रांतिकारियों ने एचएसआरए के क्रांतिकारियों ने एचएसआरए के क्रांतिकारियों ने अपना दर्शन जनता तक पहुंचाने के लिए, अपना दर्शन जनता तक पहुंचाने के लिए सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में 8 अप्रैल 1929 को हानि रहित बम फेंका। हानि रहित बम, हानि रहित बम क्या होता है? हानि रहित बम जो है उसका सीधा सा मतलब है कि किसी की जान लेने के लिए नहीं फेंका, धमाके के लिए फेंका, बम फेंका। जैसे ही सॉन्डर्स की हत्या की खबर देश भर में फैली, ये क्रांतिकारी बेहद लोकप्रिय हो गए। जनता को लगा बहुत सही मारा भैया, ठीक है ना। लाला जी के ऊपर जो है ना लाठी चलाने वाले सही होना चाहिए। जनता को मतलब नहीं कि लाठी स्कॉट ने चलाई थी, मरा सॉन्डर, जो मरा सो मरा, बढ़िया हुआ। तो बड़ी लोकप्रियता हो गई। तो जब इन लोगों ने कहा कि अब हम बम फेंकेंगे, तो बम जब फेंका वहां जाकर छुपा के ले गए थे। दर्शक दीर्घा में ऊपर बैठे, पिक्चरों में तुमने देखा ही है कि बम बम खाली जगह पे मारा कि किसी को नुकसान ना पहुंचे। अफरा तफरी मच गई, चारों तरफ से घेर लिए गए, यहां फेंक रहे पर्चा, अपने पर्चे बांटे। और एक फ्रांसीसी क्रांतिकारी जो है हुआ करती थी, एडॉल्ड वेलांग। एडॉल्ड वेलांग कहा करती थी कि बहरे कानों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है। उनको उद्धृत किया था कि बहरे कानों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है। उस पर्चे के अंदर दोनों पर असेंबली बम कांड को लेकर के मुकदमा चलाया गया। कौन कौन गया था? भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। अभी लिखवाते हैं, ठीक है, परेशान नहीं। अब क्या हुआ, जब पकड़ लिए गए, अभी तक तो पकड़े ही नहीं जा रहे थे, पकड़े गए तो सारे केसेस खोल दिए गए, पुराने पुराने सारे केसेस खोले जाने लगे, ठीक है। और उसके बाद इन लोगों को फांसी की सजा दे दी गई। जरा एक दो लाइन लिखो, फिर एक छोटी सी बढ़िया इंटरेस्टिंग कहानी सुनाता हूं। लिखो, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने असेंबली में बम फेंककर स्वयं को गिरफ्तार करवा दिया। खड़े हो गए कि लो भाई गिरफ्तार कर लो, हम बात थोड़ी रहे, हम तो आए इसीलिए हैं। क्यों आए हैं अभी तुमको बताते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये, ठीक है। गिरफ्तार करवा लिया उन्होंने। असेंबली में फेंके गए पर्चों में एक फ्रांसीसी क्रांतिकारी एडोर्ड वेरा, एडोर्ड वेरा को उद्धृत किया, डैश, कोट एंड कोट लगाना, ठीक है ना, डबल कोट दोनों तरफ। बहरे कानों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है, बहरे कानों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है। अगला पॉइंट, दोनों क्रांतिकारियों पर अदालत में मुकदमा चलाया गया, अदालत में मुकदमा चलाया गया और देश भर के अखबारों ने इस मुकदमे की विस्तृत रिपोर्टिंग की। बहुत लंबे लंबे पूरे अखबारें चल जाते थे, विस्तृत रिपोर्टिंग, क्योंकि पूरा देश जानना सुनना चाहता है, क्या कहा भगत सिंह ने, क्या कहा बटुकेश्वर दत्त ने, पूरा चाव से पढ़ा जा रहा है इसको। विस्तृत रिपोर्टिंग की, ठीक है। मुकदमे के दौरान दोनों क्रांतिकारियों ने, मुकदमे के दौरान दोनों क्रांतिकारियों ने क्रांति के दर्शन, क्रांति के दर्शन, समाजवाद के सिद्धांत एवं अपने बचाव में तमाम तर्क प्रस्तुत किए। यहां से बहुत लोकप्रियता बढ़ गई, ठीक है। इस मुकदमे ने भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों को पूरे देश में अत्यंत लोकप्रिय बना दिया।
जल्द ही इस मुकदमे के साथ सॉन्डर्स हत्या केस जल्द ही इस मुकदमे के साथ सॉन्डर्स हत्या केस और सॉन्डर्स हत्या केस ब्रैकेट में लिख दो 1928, ठीक है, और दशहरा बमकांड, दशहरा बमकांड ब्रैकेट में लिखो लाहौर, 1926। 1926 में दशहरे के मेले के समय में पुलिस वालों पर भी बम फेंक दिया था, कुरापाती कम थोड़ी थे, हर जगह ये सब किया करते थे। दशहरा बमकांड लाहौर 1926 जैसे केस भी जोड़ दिए गए। जल्द ही राजगुरु और सुखदेव भी गिरफ्तार कर लिए गए, अब देखो भाई, गजब देखो तुम, पहुंचे जेल, जेल में इनको चूंकि हत्या के आरोप में ले जाया गया है, तो इनको कहा गया कि आपराधिक केस है, ठीक है ना, तो क्रिमिनल प्रोसीजर से चलेंगे। इन्होंने कहा आपराधिक नहीं है भाई, अंग्रेजी साम्राज्यवाद का विरोध कर रहे पॉलिटिशियंस हैं, तो हमें राजनीतिक कैदी माना जाए, आपराधिक कैदी नहीं। ये तो लोग जानते हो ना, जेल मैनुअल, आपराधिक कैदियों के लिए अलग मैनुअल और पॉलिटिकल प्रिजनर्स के लिए अलग मैनुअल। तो इन्होंने कहा सम्मान की बात है भाई, कंफर्ट की नहीं, सम्मान की, क्योंकि कंफर्ट नहीं मिलता है, ऐसा नहीं है बहुत राजनीतिक कैदियों को बहुत दुलार के रखते हैं कि लो भैया दूध बतासा खाओ बैठ करके दिन भर, है ना, वो नहीं है मसला। यहां पर मसला यह है कि हम राजनीति कर रहे हैं, हम किसी की हत्या नहीं कर रहे हैं। ये घोर मानवतावादी लोग हैं, घोर मानवतावादी लोग हैं। सॉन्डर्स की हत्या करने के बाद पोस्टर लगवा देते हैं लाहौर में, उन पोस्टर्स में लिखा हुआ है कि जो मनुष्य है ना उसकी गरिमा है उसके शरीर की, लेकिन भाई क्रांति है, क्या करेंगे, क्रांति हो रही है तो बलिदान तो देना पड़ेगा कुछ लोगों को ना, और कुछ लोगों की जान भी लेनी पड़ेगी, ठीक है। चलो, तो जेल के अंदर ये विवाद चल रहा है, इनकी मांग है कि राजनीतिक कैदी मानो और वो मान रहे हैं आपराधिक कैदी। इस मांग को लेकर के एक अनशन शुरू हो जाता है भयानक, भूख हड़ताल। तुमने पिक्चर में भी देखा होगा, बांध के इनके मुंह में कीप वीप डाल के जबरदस्ती दूध पिलाना चाह रहे हैं, ये लोग नहीं पी रहे। 63 दिन का अनशन, 63 दिन, 63 डेज, और उसमें एक जो क्रांतिकारी थे जतीन दास, 63वें दिन उनकी मृत्यु हो जाती है। यतीन्द्रनाथ दास, जो जतीन दास के नाम से जाने जाते थे, उनकी मृत्यु हो जाती है। और उनकी डेड बॉडी जो है जब जाती है बंगाल, तो जहां जहां ट्रेन से वो लेके जाई जाती है ना, वहां बिल्कुल मेला लगता है। ऐसा क्रांतिकारियों के लोकप्रियता है, ठीक है। तो लिखो, जेल के दौरान इन क्रांतिकारियों ने स्वयं को राजनीतिक कैदी माने जाने के लिए एक बहुत लंबा अनशन किया। पूर्ण विराम। अनशन के 63वें दिन, 63, अनशन के 63वें दिन यतीन्द्रनाथ दास, जिन्हें प्रेम से सब जतीन दास कहते थे, की मृत्यु हो गई। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को सॉन्डर्स हत्याकांड में फांसी पर चढ़ा दिया गया। ध्यान रखना है, पकड़े गए थे असेंबली बम कांड से, लेकिन फांसी की सजा सॉन्डर्स हत्याकांड में फांसी की सजा पर चढ़ा दिया गया, ठीक है। इसके पहले 27 फरवरी 1931 को एक क्रांतिकारी साथी द्वारा धोखा देने के कारण चंद्रशेखर आजाद को पुलिस ने इलाहाबाद स्थित अल्फ्रेड पार्क में घेर लिया। पुलिस मुठभेड़ में चंद्रशेखर आजाद ने अंतिम गोली अपनी ही कनपटी पर मारकर शहादत दे दी। वहीं एक पुलिस अधिकारी जो इस पूरे
ऑपरेशन को, मतलब ये पुलिस की तरफ से जो इसको कंडक्ट कर रहा है, वो एक पेड़ की ओट में है और वहां से वो बार बार फायरिंग कर रहा है आजाद के ऊपर। और आजाद जो है, क्योंकि चारों तरफ से घेर लिया गया है, और एक तरफ से वो बचे हुए हैं, किसी तरीके से अपनी जान बचाए हुए हैं और ऐसे फायरिंग कर रहे हैं कि उसको उनको निशाना ना मारा जा सके। तो ये अपना जो उसने मेमोयर लिखा कि इनसे लड़ते हुए क्या हुआ, तो ये कहता है कि मैं बहुत देर तक निशाना नहीं मार पाया, क्योंकि वो ऐसे गोली चला रहे थे चंद्रशेखर आजाद कि आप जो है उनको टारगेट कर ही नहीं पा रहे। और वो कहता है कि एक बार मैंने बहुत देर के बाद में ऐसे अपनी कलाई पेड़ से बाहर निकाली, जैसे कलाई पेड़ से बाहर निकाली, ठाई से यहाँ पे गोली लगी, उसके हाथ पे गोली लगी। कह रहा क्या निशाना है भाई आजाद का, केवल इतनी कलाई बाहर निकली है, छट से जो इस पे गोली आकर के लगती है, भयानक। खैर हो गया, ये कहानी खत्म। कमांडर इन चीफ भी नहीं रहे, भगत सिंह भी नहीं रहे, और तमाम सारे क्रांतिकारी साथी भी नहीं रहे, ठीक है ना। कुछ एक एडिशनल फैक्ट्स इसके आगे आप लिख लीजिए, तो फिर हम आगे चलेंगे, ठीक है। आगे चलेंगे क्रांतिकारी आंदोलन से संबंधित। तो हेडिंग डाल दो, सब हेडिंग डाल दो, उसी में क्रांतिकारी आंदोलन में सब हेडिंग डाल दो। कुछ अन्य क्रांतिकारी घटनाएं, कुछ अन्य क्रांतिकारी घटनाएं। युगांतर समिति और अनुशीलन समिति, युगांतर समिति और अनुशीलन समिति बंगाल में कांग्रेस के साथ मिलकर काम करने लगी, क्योंकि चारा नहीं है, कांग्रेस मदद कर रही है क्रांतिकारियों की, तो हर जगह ये उनके साथ हो गए, कार्य करने लगी। धीरे धीरे इसी तर्ज पर, यानी यही जो पैटर्न है युगांतर अनुशीलन, धीरे धीरे इसी तर्ज पर कांग्रेस में दो गुट बन गए, दो गुट बन गए, डैश लगाना, लंबा सा हाइफन, सुभाष चंद्र बोस समर्थक युगांतर गुट और जे एम सेन गुप्ता समर्थक, जेम सेन गुप्ता याद है, रेलवे स्ट्राइक बंगाल में, ठीक है। जे एम सेन गुप्ता समर्थक अनुशीलन गुट गुट। अगला पॉइंट लिखो, 1924 में गोपीनाथ साहा नामक क्रांतिकारी को, गोपीनाथ साहा नामक क्रांतिकारी को खुफिया विभाग के अधिकारी, खुफिया विभाग के अधिकारी चार्ल्स टेगार्ट, चार्ल्स टेगार्ट की हत्या, चार्ल्स टेगार्ट की हत्या के आरोप में फांसी दे दी गई। पूर्ण विराम लगाना। इस मामले में सुभाष चंद्र बोस को भी गिरफ्तार किया गया था, सुभाष चंद्र बोस को भी गिरफ्तार किया गया था, ठीक, गिरफ्तार किया गया था। अगला लिखो, बीना दास नामक क्रांतिकारी ने एक दीक्षांत समारोह में गवर्नर पर गोली चलाई। पूर्ण विराम। शांति घोष और सुनीति चौधरी, शांति घोष और सुनीति चौधरी ने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की हत्या की, ठीक है। अब इसके बाद आ जाओ, परंतु इसमें लिखो, परंतु सबसे महत्वपूर्ण कार्यवाही मास्टर सूर्यसेन के नेतृत्व में चटगांव शस्त्रागार, चटगांव शस्त्रागार पर कब्जा था। अब देखो, फिर आ गया आपका पीपीटी, ठीक है, सीधे फैक्ट उठा लो। कब हुआ? 1930, सशस्त्र विद्रोह है, शस्त्रागार पर कब्जा है। बहुत ही जबरदस्त पर्सनालिटी है मास्टर सूर्यसेन, स्कूल के टीचर है। टीचर का क्या होता है खास बात कि टीचर को स्टूडेंट्स मिल जाते हैं और स्टूडेंट्स लामुहाला टीचर डांटता है, ठीक है ना, कभी कभी नाराज हो जाता है, कमेंट बॉक्स नहीं देखता, कभी कभी फट पड़ता है ज्वालामुखी की तरह, सब कुछ होता है, लेकिन टीचर स्टूडेंट्स के बीच में नाता तो होता ही है भाई, अगर उसको स्थापित कर लिया जाए तो। मैं अभी भी मानता हूं बहुत प्रोफेशनल वगैरह नहीं है, ठीक है यार, घर चलाने के लिए, रोटी कमाने के लिए पढ़ाना होता है तो पढ़ाने का पैसा भी मिलेगा, लेकिन स्टूडेंट और टीचर की रिलेशनशिप इससे कहीं ज्यादा होती है।
टीचर्स कभी कभी जिंदगी की ना ट्रेजेक्टरी मोड़ देते हैं, उसका पछेप पथ मोड़ देते हैं। हम कूद के जा रहे थे गलत तरफ, इधर टीचर आया, उसने कहा ले बेटा इधर गिर, सही पे सही जगह पे। तो टीचर की इज्जत समाज में होती है, अब उतनी नहीं बची जितनी पहले होती थी, लेकिन फिर भी अभी काफी है। तो ये स्कूल टीचर के रूप में बहुत लोकप्रिय है। इन्होंने एक संगठन बनाया है, नाम जरूर इसका ध्यान रखना, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी, ठीक है। क्योंकि होगा क्या, INA और IRA में कंफ्यूज नहीं हो जाना। इंडियन रिपब्लिकन आर्मी नामक संगठन का गठन किसने किया? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस, कैप्टन मोहन सिंह, रास बिहारी बोस और मास्टर सूर्य सेन। तुम कहोगे रास बिहारी बोस, तुम कहोगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, कौन है? हमारे मास्टर सूर्य सेन। और ये टीचर के रूप में सबको प्रेरित करते रहते हैं, लेकिन इनके एक टीचर थे, ये उनसे प्रेरित हो गए और वो जुड़े हुए थे अनुशीलन समिति के साथ। TR दास, इतनी बार हमने नाम सुना, उनके साथ भी इन्होंने काम किया। इन लोगों ने कहा कि सशस्त्र क्रांति के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, शस्त्रागार पे कब्जा कर लो, यानी जहां हथियार रखे हैं हथियार पे कब्जा कर लो। इनके साथ कौन कौन आया, देखो जरा, मजा आ जाएगा देख के। सशस्त्र क्रांति है, बंदूक लूटनी है, हथियार लूटने हैं, हत्या करनी पड़ेगी, गोली चलानी पड़ेगी, लड़के लड़के जाएंगे ना। प्रीति लता वाडेदार, मास्टर सूर्य सेन के बाद अगर हम कहें तो सबसे बड़ी नेता, फिर एक अंबिका चक्रवर्ती नामक एक व्यक्ति, फिर आगे लड़की कल्पना दत्त, ठीक है, कल्पना दत्त, गणेश घोष, लोकीनाथ बाउल, ये सब उनके सहयोगी, ठीक है। जब इन्होंने शस्त्रागार पे हमला किया और कब्जा कर लिया, तो अस्थायी क्रांतिकारी सरकार की घोषणा कर दी कि यह क्रांतिकारी सरकार है, लेकिन अस्थायी क्रांतिकारी सरकार है। महत्वपूर्ण बात, इनका क्रांतिकारी कहां से आ रहा है? आयरलैंड में एक विद्रोह हुआ था इसी प्रकार का, ईस्टर विद्रोह, अंग्रेजों के खिलाफ, उससे प्रेरित है। तो एक फैक्ट ये भी बन गया कि जो है मास्टर सूर्य सेन आयरलैंड के ईस्टर विद्रोह से प्रेरित होकर सशस्त्र विद्रोह करते हैं, ठीक है। जलालाबाद की पहाड़ियां हैं, वहां पर मास्टर सूर्य सेन को कर दिया जाता है गिरफ्तार, ठीक है कहां ये? चटगांव या चिट्टोगोंग, चिट्टोगोंग भी उसको बोलते हैं, चिट्टोगोंग भी देख लेना, चिट्टोगोंग या चटगांव, हिंदी में चटगांव उसको बोल दिया जाता है, ठीक है ना। तो यहां क्या है, जलालाबाद की पहाड़ियों से गिरफ्तार हो गए। गणेश घोष को फांसी की सजा दी गई, बाद में अंडमान भेज दिया। प्रीति लता वाडेदार ने साइनाइड खाकर अपनी जान दे दी, ठीक है। क्यों? ताकि पुलिस ना पकड़ ले, ठीक है, ताकि पुलिस इनको गिरफ्तार ना कर ले, इस वजह से इन्होंने साइनाइड खा लिया, ठीक है। 1933 आ गया, 3 साल तक ये लोग लड़ते रहे, जगह जगह पर लड़ते रहे। तो यहां पर लड़ते लड़ते, ठीक है, यहां पर लड़ते लड़ते सूर्य सेन जो है वो यहां से गिरफ्तार कर लिए गए, मास्टर सूर्य सेन। और एक व्यक्ति जो था उसने इनकी मुखबिरी कर दी, ठीक है। आज का जो बांग्लादेश है, चटगांव वहां के बांग्लादेश में पड़ता है, तो बांग्लादेश का इलाका है, पहले वो बंगाल का इलाका हुआ करता था, ठीक है ना। तो ये एक महत्वपूर्ण बात आई। अब चूंकि हम लोग सविनय अवज्ञा तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं, तो हम बीच में जितनी महत्वपूर्ण घटनाएं उनको देख रहे हैं। साइमन कमीशन, साइमन कमीशन में लॉर्ड बर्केनहेड, कब आया ये कमीशन? 1927। लॉर्ड बर्केनहेड ने क्या चुनौती दी? हमने कहा ना बेइज्जती किया, तो बेइज्जती की, जब क्या कहकर बेइज्जती की कि भाई भारतीय हमने शामिल नहीं किए, भारतीय बड़े काबिल है, तो अपना संविधान अपने आप बना ले। भारत सचिव लॉर्ड बर्केनहेड चुनौती दी कि भारतीय अपना संविधान बनाकर दिखाएं, भारतीय अपना संविधान बना करके दिखाएं, ये चुनौती उन्होंने दे दी। तो यहां क्या हुआ, इसी चुनौती को कांग्रेस की ओर से स्वीकार कर लिया गया और एक जो है रिपोर्ट बनाई गई, जिसको कहा जाता है नेहरू रिपोर्ट, नेहरू रिपोर्ट 1928, ठीक है। जरा इसको लिखो, इसको लिखो, अगला नेहरू रिपोर्ट, हेडिंग डालो नेहरू रिपोर्ट 1928। ठीक है, नेहरू रिपोर्ट 1928। साइमन कमीशन के गठन के बाद, इसको बना लेना, ऐसे हल्का सा बना लो, थोड़ा थोड़ा ध्यान रखता है ना कि दोनों चीजें जुड़ी हुई हैं आपस में। साइमन कमीशन के गठन के बाद कांग्रेस ने उसका विरोध किया, तब भारत सचिव लॉर्ड बर्केनहेड ने, तब भारत सचिव लॉर्ड बर्केनहेड ने, लॉर्ड बर्केनहेड ने चुनौती दी कि भारतीय अपना संविधान बनाकर दिखाएं। उनका कहना था तुम बना ही नहीं सकते,
कि भारतीय अपना संविधान बनाकर दिखाएं। कांग्रेस ने साइमन कमीशन के बहिष्कार का निर्णय लिया और मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा ने कांग्रेस का समर्थन किया। मुस्लिम लीग ने कुछ समय के लिए पृथक निर्वाचक मंडलों की अपनी मांग छोड़ दी। याद है ना, सेपरेट इलेक्टोरेट्स 1909 मार्ले मिंटो एक्ट, ठीक है, पृथक निर्वाचक मंडल मुसलमानों को दिए गए थे। 1916 में कांग्रेस ने कुछ समय के लिए मान लिया कि चलो ठीक है ले लो, और अभी मुस्लिम लीग कह रही है कि ठीक है ले लो, ठीक है, पृथक निर्वाचक मंडलों की मांग कुछ समय के लिए छोड़ दी। 1928 में तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक रिपोर्ट बनी, परंतु कांग्रेस के नेतृत्व में बनी इस रिपोर्ट को हिंदू महासभा, सिखों और मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया। अब देखो, मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया। अभी देखेंगे जिन्ना इसमें बड़ा खेल करते हैं, मोहम्मद अली जिन्ना, यहां से खेल शुरू हो जाता है उनका। अभी देखेंगे कि क्या खेल है। अगला पॉइंट लिख लो कि इसके सदस्य कौन है, क्योंकि आपके लिए ये महत्वपूर्ण है। एक तो हम साइमन कमीशन से जोड़ करके नेहरू रिपोर्ट को देख रहे हैं, और नेहरू रिपोर्ट से जोड़ करके भी हम एक और चीज को देखेंगे। तीनों चीजों को एक सीक्वेंस में हम लोग देख लेंगे, ठीक है ना। नेहरू रिपोर्ट के निर्माण में शामिल अन्य सदस्य इस प्रकार थे, देखो, डैश अली इमाम, तेज बहादुर सप्रू, M.S. अणे, ठीक है, अणे, M.S. अणे, मंगल सिंह, सुहेल कुरैशी, G.R. प्रधान, और इसीलिए सबसे जो महत्वपूर्ण दूसरा नाम है, मतलब मोतीलाल नेहरू के अलावा जो आपको सबसे आसानी से याद होने वाला नाम है और जहां से यूपीएससी सवाल पूछ सकती है, और सुभाष चंद्र बोस। अगर पूछ लिया जाए कि निम्न में से कौन से कांग्रेस नेता नेहरू रिपोर्ट के जो है को बनाने में शामिल थे, के निर्माण में शामिल थे, एक नाम दे दिया मोतीलाल नेहरू, दूसरा दे दिया जवाहरलाल नेहरू, तीसरा दे दिया सुभाष चंद्र बोस, चौथा दे दिया महात्मा गांधी। कौन कौन शामिल है? मोतीलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस। जवाहरलाल नेहरू शामिल नहीं है, महात्मा गांधी शामिल नहीं है, ठीक है ना। अब एक चीज देखो, अब ये नेहरू रिपोर्ट आई, मुस्लिम लीग ने कहा आप नहीं मानते, लेकिन इसने कोशिश की कि हम अपना जो भारत है उसको कैसा बनाना चाहते हैं। तो इसके प्रमुख बिंदु क्या है? पहला बिंदु है डोमिनियन स्टेटस। डोमिनियन स्टेटस पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं। क्या है कि राज्य की जो आधिकारिक प्रधान कौन है? ब्रिटिश क्राउन, लेकिन भारत में स्वतंत्र शासन। यह बात हमको समझ में आएगी थोड़े समय के बाद, ठीक है। एक आगे बढ़ेंगे तब, अभी कि ये जो मसला था कि डोमिनियन स्टेटस का ये है, तो कहा गया कि ठीक है हम अभी यही मान रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस अभी भी डोमिनियन स्टेटस की मांग कर रही है, पूर्ण स्वतंत्रता की मांग आगे करेगी, अभी नहीं कर रही है। तो कांग्रेस ने कहा कि भाई हमने नेहरू रिपोर्ट बनाई, हम ये मानना चाहते हैं। गवर्नर जनरल हमारा प्रधान बनेगा, और वो किसके द्वारा नियुक्त होगा? सम्राट, क्राउन, ब्रिटिश क्राउन, वो उसको नियुक्त करेगा। केंद्र में हम द्विसदनीय व्यवस्था बनाएंगे, संघ को संवैधानिक अधिकार देंगे, मूल अधिकार बनाए, तो 19 मूल अधिकारों की एक भी सूची बनाई, भाषाई प्रांतों का गठन किया, सबको मत देने का अधिकार देंगे, क्योंकि अंग्रेज बहुत कम लोगों को मत देने का अधिकार देते थे, स्त्री पुरुष की समानता की बात की, और बहुत महत्वपूर्ण बात कि पृथक निर्वाचक मंडलों को अस्वीकार कर दिया। पृथक निर्वाचक मंडलों को इन्होंने अस्वीकार कर दिया, कहा कि हम पृथक निर्वाचक मंडल नहीं देंगे, ठीक है। यह महत्वपूर्ण चीज आपने यहां पर देख ली। अब हुआ क्या कि अभी हमने बात की, जिन्ना खेल गए,
जिन्ना ने इसे अस्वीकार किया, जिन्ना ने इसे अस्वीकार किया। तो जरा लिखो, पहले तो इसको लिख लो, ठीक है ना, इसको नोट करो, उसके आगे लिखना। और एक चीज इसके आगे हमें इससे जोड़ देना है, जिन्ना के 14 सूत्रीय मांग पत्र। जिन्ना ने कहा नहीं हम नहीं मानते नेहरू की रिपोर्ट को, क्योंकि ये मुसलमानों के भले के लिए नहीं है, उनका यही राग चल गया था। तो इसको जरा लिख लो, उसके बाद आगे बढ़े। देखो, जिन्ना ने नेहरू रिपोर्ट को अस्वीकार करते हुए 1929 में मुसलमानों के राजनीतिक और संवैधानिक अधिकारों की रक्षा, संवैधानिक और राजनीतिक अधिकारों की रक्षा हेतु 14 सूत्री मांग पत्र प्रस्तुत किया, ठीक है, जिसकी कुछ प्रमुख मांगे इस प्रकार हैं, लिख लो। संघीय संविधान परंतु प्रांतीय स्वायत्तता। अभी इसको लिखो, बताते हैं। संघीय संविधान परंतु प्रांतीय स्वायत्तता, इसको लिख लेना आगे पूर्ण विराम लगा के, ताकि मुस्लिम बहुल प्रांत स्वायत्त रह सकें। अभी स्वायत्त समझाते हैं, ठीक है, स्वायत्त रह सकें। दूसरा लिखना, बुलेट पॉइंट लगाओ, बुलेट पॉइंट। सभी निर्वाचित निकायों, सरकारी पदों तथा विधान मंडलों में मुसलमानों को आरक्षण। अगला बुलेट पॉइंट, पृथक निर्वाचक मंडल की पुनः मांग। अगला पॉइंट, मुस्लिमों के अहित की संभावना वाले किसी भी विधेयक पर मुस्लिम लीग को वीटो पावर समझते हो, अभी समझाते हैं। पंजाब, बंगाल, अगला पॉइंट लिखो, पंजाब, बंगाल और पश्चिमोत्तर प्रांत जैसे मुस्लिम बहुल प्रांतों में अब कोई भी परिवर्तन ना हो। ऐसा ना हो कि इसको तोड़ के फिर कुछ और बना दो। बंगाल रहना चाहिए पूरा, पंजाब रहना चाहिए पूरा, ठीक है, क्योंकि बंगाल में भी एक हिंदू बहुल इलाका है और पंजाब में सिख और हिंदू बहुल इलाका, तो इनको डर है कि कहीं काट कूट ना दो, तो इसलिए बंगाल पंजाब बचा के रखना है और पश्चिमोत्तर प्रांत भी बचा के रखना है। अगला लिखो, सिंध को बंबई से अलग राज्य बनाने की मांग, ठीक है। तो आपने ये देख लिया, जिन्ना के 14 सूत्री मांग पत्र, ये प्रमुख मांगे आ गई। इसके बाद जो छोटी छोटी मांगे हैं वो बेकार है, उनसे सवाल नहीं बनेगा, ठीक है। लेकिन यहां पे महत्वपूर्ण है कि जिन्ना ऐसा खेल कर देते हैं। पहले तो मुस्लिम लीग कहती है हम कुछ समय के लिए छोड़ रहे हैं पृथक निर्वाचक मंडल, फिर मांग लेती है, वो चिल्लाने लगती है कांग्रेस ने गलत किया, कांग्रेस ने गलत किया, कांग्रेस ने गलत किया। यहीं से हल्ला वल्ला मचना कटना शुरू हो जाता है। जिन्ना धीरे 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 अलग हो रहे हैं, ठीक है। अब देखो यहां क्या है, जिसको कहा हमने कि स्वायत्तता। स्वायत्तता क्या है कि भारत का संघ बना रहे लेकिन राज्य अपनी तरीके से काम करेगा, ढीला ढाला संघ। राज्य मजबूत है और केंद्र कमजोर। हम लोग कांग्रेस और कांग्रेस के बाद भारत, और भारत का संविधान वो क्या कहता है, केंद्र मजबूत है, तो मजबूत केंद्र कांग्रेस चाहती है, और जो मुस्लिम लीग और जिन्ना चाहते हैं कमजोर केंद्र, ताकि राज्य स्वायत्त रहे। दूसरी चीज हमने क्या कही, वीटो पावर। वीटो क्या होता है, हम 5 लोग हैं, बैठ के कोई निर्णय ले रहे हैं, 4 लोग एक तरफ, एक हम अकेले। लेकिन अगर हमारे पास वीटो पावर है तो उसका मतलब है कि अगर हमने ना कह दी तो ना, ये प्रस्ताव पारित नहीं होगा। यही तो वीटो पावर होता है। तो जिन्ना फेल कर जाते हैं। जिन्ना का 14 सूत्रीय मांग पत्र, ये बहुत बड़ा खेला जिन्ना यहां से शुरू करते हैं, ठीक है ना। तो यानी सांप्रदायिकता के बीज यहां से ये बोते हैं। अब देख लो 2 छोटी छोटी चीजें, मतलब मैं खत्म ही कर रहे हैं, 5 मिनट केवल और लगेगा, ताकि अगली जो है क्लास में हम लोग पहुंच जाएंगे सीधे सविनय अवज्ञा के आसपास। एक बड़ा महत्वपूर्ण आंदोलन जो प्रीलिम्स की दृष्टिकोण से ज्यादा महत्वपूर्ण है, बारडोली सत्याग्रह गुजरात। वजह क्या है, लगान बढ़ा दिया गया है।
ठीक है। और लगान, इस बढ़ाए हुए लगान के विरुद्ध लगान नहीं देने का आंदोलन है। ये सीधे सीधे पीवाईक्यू है कि बारडोली आंदोलन क्यों शुरू हुआ। बारडोली सत्याग्रह, बारडोली कहां है? गुजरात में है। बारडोली सत्याग्रह कब हुआ? 1928 में हुआ। और सीधा प्रश्न यहां से आ गया, लगान में 22% की बढ़ोतरी थी। यही वो जगह है जहां वल्लभ भाई को सरदार कहकर पुकारा। किसने पुकारा? बारडोली की महिलाओं ने। लिख लेना इसको, लिखते चलना, बारडोली की महिलाओं ने। तो प्रश्न अगर बन जाए कि वल्लभ भाई पटेल को किसने सरदार कहा या सरदार कहकर पुकारा, तो बारडोली की महिलाओं ने पुकारा। दो टर्म बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि बारडोली फिल्म्स के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, काली पराज और उजली पराज। काली पराज, उजली पराज। इस समाज में विभाजन है। सवर्ण जातियां हैं उजली, उजला, उजाला, नील लगाते हो ना, जो गोरा है, जो चमकीला है, जो उजला है, वो सवर्ण होगा। और जो काली, काला, ठीक है ना, अश्वेत है, निश्चित रूप से उसको अछूत और आदिवासियों को कहा जाता होगा। तो वहां पे क्या है? विभाजन है, काली पराज, उजली पराज। और गांधी जी क्या करते हैं, मतलब गांधी जी और फिर बाद में वल्लभ भाई पटेल, दोनों के बीच समन्वय, सौहार्द व सहयोग का प्रयास करते हैं। ठीक है ना, वल्लभ भाई पटेल और गांधी जी। 1927 में गांधी जी आते हैं, काली पराज सम्मेलन रखते हैं, और काली पराज सम्मेलन में गांधी जी कहते हैं कि काली पराज को अब हम रानी पराज कहा करेंगे। यानी वो चीज हटा दी गई जो उनके लिए ऐसा कहा जाए कि नहीं, हमने अपमान में रखी है। काला कोई बुरी चीज नहीं है, ठीक है, ये तो बना दिया अंग्रेजों ने आकर के, पूरी दुनिया में बनाया, लेकिन गांधी जी ने कहा रानी पराज कहा जाएगा। और 1927 में गांधी जी भी इसमें शामिल हुए। एक टर्म और जरूरी है, हाली पद्धति क्या है? तो हाली पद्धति जो है ना, वो है बंधुआ मजदूरी। तो ये आप नोट कर लो 1 मिनट में, और फिर एक बहुत महत्वपूर्ण चीज देखकर आज की क्लास खत्म। लिख लो अभी भी। लिख लिया? चलो बढ़े, आज की लास्ट बात। एक महत्वपूर्ण परिवर्तन यहां पर क्या हो रहा है, 1929 में होता है लाहौर अधिवेशन, ठीक है, कांग्रेस का। 28 में अभी हमने देखा कौन है अध्यक्ष? मोतीलाल नेहरू। गांधी जी कहते हैं कि अब युवाओं के हाथ में नेतृत्व दो। जवाहरलाल नेहरू पहली बार अध्यक्ष चुने जा रहे हैं कब? 1929। ध्यान रखना है फैक्ट। लाहौर है रावी नदी के तट पर, आजकल ये सब बहुत पूछ दिया जाता है, और चूंकि रावी नदी के तट पर झंडा फहराया गया था पहली बार, इसलिए भी रावी नदी महत्वपूर्ण है लाहौर के किनारे। सबसे महत्वपूर्ण चीज, पूर्ण स्वराज। अभी हमने क्या कहा था कि डोमिनियन स्टेटस की बात कांग्रेस करती थी, डोमिनियन स्टेटस, अभी पिछले ही बार हमने देखा है ना। लेकिन यहां क्या हुआ है भैया कि डोमिनियन स्टेटस से हम आ गए हैं पूर्ण स्वराज पर। कहां आए हैं? हम आए हैं पूर्ण स्वराज पर लाहौर कांग्रेस अधिवेशन से। ठीक है, ये आपके लिए प्रश्न है, और ये ट्रांजिशन भी है, डोमिनियन स्टेटस से पूर्ण स्वराज। कहां? लाहौर, लाहौर 1929। ये आपको ध्यान रखना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेटमेंट के तौर पर, स्टेटमेंट भी पूछ रहे हैं आजकल। नेहरू जी यहां भाषण देते हैं, भाषण में कहते हैं हमें खुला विद्रोह करना है, ऐसी हमको चिंता नहीं करनी बिल्कुल अंग्रेजों की। इसी में निर्णय लिया गया कि गोलमेज सम्मेलन में नहीं जाएगी कांग्रेस। ठीक है, आपको पता है? नहीं पता है? अभी पता चल जाएगा आगे चलकर। प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, तृतीय गोलमेज सम्मेलन। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में वो नहीं गई। यहीं पे कहा गया कि कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर सकती है। लाहौर कांग्रेस में यह कह दिया गया। कब होना था सविनय अवज्ञा? चौरी चौरा के पहले, टल गया, अब जाके हुआ। तब लाहौर कांग्रेस में कहा गया। ठीक है, और यह कह दिया गया कि जो काउंसिल, यानी जो चुनी हुई काउंसिलें हैं, वहां से सारे कांग्रेस के लोग इस्तीफा दे दे, हम लोग आंदोलन करने जा रहे हैं। दिसंबर में ही हुआ। ठीक है, दिसंबर में हुआ, और जब दिसंबर में हुआ तो 31 दिसंबर 1929 की आधी रात को रावी नदी के तट पर 12 बजे रात में भारतीय स्वतंत्रता का प्रतीक तिरंगा झंडा फहरा दिया गया और कहा गया कि पूर्ण स्वराज, इससे नीचे किसी चीज पर नहीं मानेंगे। और देश से कहा गया कि आने वाली 26 जनवरी 1930 को पूरा देश प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाए। तो अगला सवाल क्या गया कि प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? हम कहेंगे 15 अगस्त 1947। लेकिन अगर वो इस संदर्भ में पूछ रहे हैं कि स्वतंत्रता के पूर्व कांग्रेस की जो है कि आह्वान पर प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया, तो ये जो है 26 जनवरी 1930। और इसीलिए 26 जनवरी 1930 का जो ये सिंबॉलिक इंपॉर्टेंस था, 26 जनवरी का गणतंत्र दिवस घोषित हुआ, पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। चलो, क्योंकि मैं तुम्हारे टेक्स्ट बॉक्स में अब इंगेज ही नहीं करता, जानता हूं कि कई बच्चों ने कहा होगा कि सर क्लास टाइम पे खत्म कर दीजिए, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए, तो मैंने वो कुछ नहीं देखा। 10 मिनट आज क्लास ज्यादा चली, तो तुम्हारी गलती, तुम लोग अब उसको जानो।